जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज है 19 सितंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या खास है, आइए देखते हैं। फ्रंट पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है NSCNIM टू रिज्यूम पीस टॉक विद सेंटर। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये हमारे GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी देखिए, आप यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी जो कोर्स है उसको हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी भी आपने देखा पिछले कई सालों से 50 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं और काफ़ी लिमिटेड सिलेबस है। मतलब अगर आप MM अकेडमी ऐप पर कोर्स देखोगे तो लगभग 15 से 20 घंटे का टोटल कोर्स है, 15 घंटे का टोटल कोर्स है, उससे भी कम का टोटल कोर्स है। मतलब 15 घंटे में आप यहाँ पर 50 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। तो इतना छोटा सिलेबस है और पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है, सीधे उसी पर क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा हो तो पिछले कई सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंप्लीट सिलेबस पर, जो मतलब कोर्स बनाया गया है उसी पर आ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए और ऐसा मत सोचिए कि जो प्रीलिम्स है वो क्लियर होने की बात करेंगे। पहले ही आप इस पर नज़र डालिए, अच्छे तरीके से इसको कवर कीजिए, जिससे कि आपको बाद में आसानी जाए और 50 मार्क्स आप यहाँ पर गेन, क्योंकि देखिए जो भी टॉपर्स होते हैं GS में उनको लगभग समझ लीजिए 90 टू 120 मार्क्स ही मिलते हैं। ज़्यादा ज़्यादा 120 मार्क्स मिलते हैं, कम से कम 90 मार्क्स मिलते हैं। इसके रेंज में अगर आप हो तो आप टॉपर मटेरियल हो। तो इसलिए यहाँ पर सोचिए उसमें से 50 मार्क्स कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं GS3 में, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये इस इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बाकी देखते हैं तो यहाँ पर एक आता है लुम्पी स्किन डिसीज़ वायरस। अब ये भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो लुम्पी स्किन डिसीज़ है इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो लुम्पी स्किन डिसीज़ बेसिकली क्या है? तो ये एक वायरस से कॉज़ होती है जिसका नाम है कैप्री पॉक्सी वायरस। अब ये जो है ये एक इमर्जिंग थ्रेट है। किसके लिए थ्रेट है? लाइव स्टॉक के लिए। जो लाइव स्टॉक है उनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है? ये जेनेटिकली रिलेटेड है, यहाँ पर गोट पॉक्स से, शीप पॉक्स से, ठीक है? उसी फैमिली से ये कनेक्टेड है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, जो बफेलोज़ हैं, जो कैटल्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, ठीक है? और सिम्पटम्स इसमें अगर आप देखोगे तो जो नोट्स हैं एनिमल्स, यहाँ पर स्किन जो है वो यहाँ पर लंपी हो जाती है, ठीक है? एक्सेसिव नेज़ल जो सलाइवरी सेक्रेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। नाक से बहुत ज़्यादा पानी, सोचिए कि मुँह से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो यहाँ पर निकलना शुरू होता है। ये जो डिसीज़ है ज़ूनोटिक नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है कि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती है। जैसे कोरोना वायरस की अगर हम बात करते हैं तो ज़ूनोटिक डिसीज़ है ना? एनिमल से ह्यूमन्स में ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ज़ूनोटिक डिसीज़ जो है वो नहीं है, ठीक है? मतलब ह्यूमन्स इससे अफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका में ही यहाँ पर सीमित था, लेकिन बाद में ये स्प्रेड होता गया। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो सबसे पहली बार 1929 में हमें देखने को मिला। फर्स्ट रिपोर्टेड एशिया अगर आप देखोगे तो चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, कोई भी ट्रीटमेंट इसकी अभी तक अवेलेबल नहीं है। सिर्फ प्रिवेंशन जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो NIA के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पर NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बारे में आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें जो है वो पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद फ्रंट पेज पर अगर हम बाकी देखते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर एक न्यूज़ जो है वो मतलब एक सोचने पर मजबूर करती है ये न्यूज़। क्या सोचने पर मजबूर करती है? तो यहाँ पर आप देखोगे हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है फेस ट्रायल इन मर्डर केस। अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट जो है ट्रायल कोर्ट का, ठीक है, ट्रायल कोर्ट का एक जजमेंट यहाँ पर खारिज कर दिया है, क्वेश्ड कर दिया है। जहाँ पर एक व्यक्ति को खुद की ही वाइफ को मारने के इल्ज़ाम में लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी गई थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा। अब आप ये सोचोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? खुद की वाइफ को मारा है तो फिर उसको सज़ा हो गई, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्यों किया गया वो जजमेंट को? प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो व्यक्ति था, इसे कोई कोई वकील ही नहीं दिया गया डिफेंड करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रेव मिसकैरेज है जस्टिस का, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्री लीगल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए हर व्यक्ति को। मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अपने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो डिफेंड करे। लेकिन कोई वकील ही नहीं दिया गया, तो डिफेंड करने का उसको मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, आपने उसको सज़ा दे दी, तो इस वजह से मिसकैरेज है जस्टिस का, ऐसा यहाँ पर बोला गया।
तो इसी वजह से कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने यहाँ पर केस जो है फिर से ट्रायल कोर्ट को रिमांड पर दिया है और ये 26 सितंबर को सुना जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने अपना निर्णय दिया, ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट ने दोबारा सेम केस को ट्रायल कोर्ट को सौंपा। तो मतलब क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर डबल जियो पार्टी का मैटर आ रहा है कि एक व्यक्ति को एक कोर्ट में सज़ा जो है वो सुनाई गई है, फिर से वही केस यहाँ पर ट्रायल कोर्ट कैसे सुन सकता है? तो क्या ये डबल जियो पार्टी का केस नहीं है? और हाई कोर्ट जो है क्या उनको डबल जियो पार्टी के बारे में पता नहीं होगा? स्टिल अगर उन्होंने उनको यहाँ पर दिया है तो फिर अब यहाँ पर मैटर क्या होता है, क्यों यहाँ पर किस रूप में यहाँ पर सौंपा गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये सोच कर। एंड डबल जियो पार्टी को ज़रूर पढ़िए इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाकी कोई भी खास न्यूज़ जो है हमें दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके यहाँ पर इस पेज पर भी अगर हम देखते हैं तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देन नेक्स्ट पेज पर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई भी खास न्यूज़ जो है वो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से नज़र नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इस पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है केरला गवर्नर। अब देखिए यहाँ पर गवर्नर, मैंने हमेशा से बोला है आपको कि गवर्नर जो है पिछले कई सालों से न्यूज़ में चल रहे हैं, है ना, अपने अलग अलग चीज़ों की वजह से। भाई गवर्नर जो है वो कौन होते हैं, उनकी पावर क्या क्या है, कौन अपॉइंट करता है, कितना टेन्योर होता है, देन उसके बाद जो गवर्नर है क्या उनके इलेक्शंस होने चाहिए, ये सारे जो मैटर है ये हमें प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखते हैं। और आप इस साल भी देखोगे तो गवर्नर इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, इसलिए गवर्नर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अफ्रीकन चीता जो है वो यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सवाल आता है वो ये आता है कि चीता जो है, चीता क्या है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या है, चीता ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज है ना। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप चीतू वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल है जो अफ्रीका एशिया में रहते हैं। अब सवाल दो आते हैं, दो कौन से हैं, दो सवाल ये है कि भाई अफ्रीकन चीता और एशियन चीता में डिफरेंस क्या है, अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एशियन चीता का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्यों यहाँ पर अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया जा रहा है। ये प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये जो चीता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका साइंटिफिक नेम जो है क्योंकि इतना न्यूज़ में है तो यहाँ पर यूपीएससी भावनाओं में बहकर या स्टेट पीएससी भावनाओं में बहकर आपको जो चीता है उसके साइंटिफिक नेम जो है वो भी पूछ ली सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, मतलब बेसिकली आपने पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एडिटोरियल पेज देखने को मिलता है। अब देखिए जियो पॉलिटिक्स यहाँ पर बात क्या कीजिए, क्रिटिसिज्म है ना, इंडिया का क्रिटिसिज्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में मतलब 2-3 दिन पहले ही हमने मतलब जो वर्ल्ड न्यूज़ है उसी को यहाँ पर कवर किया था। वर्ल्ड न्यूज़ जो है हम कवर कर रहे हैं, मतलब इसी तरीके का एक आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिला था। अब ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से जो भी हम यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्पाउंड हो जाता है ना। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो क्वाड है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, जो यहाँ पर आसियन कंट्रीज है उनकी बात की जा रही है ना। उसी तरीके से हमने यहाँ पर I2U2 के बारे में भी पढ़ा था। I2U2 जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। I2U2 एक ग्रुप हमें देखने को मिला था, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। अब इस पर क्वेश्चन जो है यूपीएससी में इस बार पूछा गया है ना। तो ये ग्रुपिंग जो है ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली ये पूरा जो एडिटोरियल है, ये पूरा एडिटोरियल ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडिया इंडिया का यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करने के बारे में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी आना चाहिए कि भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो क्या है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो ये एक यूएसए लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। यूएसए जो है उसने यहाँ पर शुरू किया है, उसके द्वारा लाया गया एक इनिशिएटिव। ये यहाँ पर समझ लीजिए जो पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ के बीच में स्प्रेड करता है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बोलिए, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, कौन सी, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, रेजिलियंस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए।
अब इसके कुछ अलग अलग फोकस एरियाज हैं। फोकस एरिया में क्या क्या आता है, तो एक ट्रेड हमें देखने को मिलता है फोकस एरिया में, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद ट्रेड जो है, उसके बाद और कौन सा फोकस एरिया है, तो हमें सप्लाई चेन जो है वो एक फोकस एरिया देखने को मिलता है। जो टैक्स है वो हमें एक फोकस एरिया देखने को मिलता है। जो करप्शन है, एंटी करप्शन, वो एक फोकस एरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लीन एनर्जी समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लीजिए, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर ट्रेड पिलर जो है, मतलब बेसिकली इंडिया एक ट्रेड पिलर को रिफ्यूज़ कर रहा है भाई। ट्रेड जो है, ट्रेड पिलर जो है इसका, ये वाला जो पिलर है, इसको यहाँ पर रिफ्यूज़ कर रहा है। बाकी जो है, बाकी इसके लिए इंडिया जो है वो भाई ठीक है ना, कि हम ज्वाइन कर लेंगे, सप्लाई चेन को ज्वाइन करेंगे, टैक्स को ज्वाइन करेंगे, एंटी करप्शन जो उसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन ट्रेड जो है वो यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि भाई चाइना जो है उसके डर से यहाँ पर ये हो सकता है कि चाइना को कैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लग सकती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ये स्टेप है इंडिया का, ये यहाँ पर प्रॉब्लम किस में क्रिएट करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई इंडिया लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने के साथ अगर ये ज्वाइन नहीं करता है इंडिया ट्रेड में, तो ट्रेड में पीछे रह सकता है। वहाँ पर चाइना जो है वो इसका फ़ायदा उठाकर चाइना आगे बढ़ सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो बातें की जा रही है वो ये है कि इंडिया जो है ये इट वुड बी हार्ड टू इंटीग्रेट इटसेल्फ, क्योंकि देखिए क्या होता है जब अलग अलग फैक्टर्स चल रहे हो उसमें अपने आप को लेकर आना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो हम पीछे छूट जाते हैं। तो इंटीग्रेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सप्लाई चेन के मामले में, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ है अपने अपने जो मेंबर कंट्रीज़ है वो सप्लाई चेन चीज़ें एक दूसरे को देंगे, इंडिया को मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर आ सकती है अगर इंडिया ज्वाइन करे तो, है ना। तो ये इंडिया अभी लैक कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इंडिया जो है मैरीटाइम स्ट्रेटेजी जो है वो भी यहाँ पर चाहिए, तो ये कंट्रीज़ के द्वारा उसको मिल सकती है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है इंडिया ने यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंडिया जो है वो मिस कर रहा है अगर ट्रेड को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करता है। चलिए, ये हो गया मेन्स पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर मिल गए कि ये जो अगर आपको आता है कि भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंडिया ने ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर अगर मेंस पर क्वेश्चन आता है तो आपका वो बन गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं वो है क्वाड, वो है आसियान कंट्रीज़, वो है सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए अच्छे तरीके से। क्लियर है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जेंडर पे गैप। अब जेंडर पे गैप जो है ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है किस पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सीधा आप अगर ढूंढोगे ना जेंडर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये यूपीएससी आप डाल दोगे गूगल पर तो आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे यूपीएससी ओरिएंटेड अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे आप आपका आंसर बनाएंगे, इससे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, सबसे पहली चीज़ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो है ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया 2022 में 18 सितंबर को ही किया जाता है। तो 18 सितंबर को इक्वल पे डे ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब महिला और जेंट्स दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए, वो सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड है मतलब कब से शुरू किया हो गया, 2020 से। 2020 में हुआ होगा, 2021 में हुआ होगा, 2022 में हुआ होगा, है ना। तो ये तो ठीक है कि ये एकदम बराबर है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। एंड यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल जो ये डे है ये यहाँ पर फर्स्ट 18 सितंबर 2022 को या 2020 को यहाँ पर पहला सेलिब्रेट किया गया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आती है वो है इंटरनेशनल इक्वल पे डे सबसे पहली बार ऑब्जर्व जो है वो 1996 में किया गया था। जी हाँ, 1996 में किया गया था। किसके द्वारा, नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी, इसके द्वारा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2020 से, लेकिन यहाँ पर ये जो कमेटी है इसके द्वारा सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया 1996 में। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, इंडियन वुमेन जो है वो यहाँ पर एवरेजली 48% लेस अर्न कर रही है एज कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स 1993-94 में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा जो गैप है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता ही है। बेसिक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर जेंडर के ऊपर देखने को मिलता है कि नहीं महिला है तो इसको हम कम देंगे, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विमेन को आती है, लोअर वेजेस पेड टू विमेन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। इक्वल वैल्यू का सेम काम है फिर भी यहाँ पर उसको कम दिया जाता है। देन अंडर वैल्यूएशन जो है विमेन के काम का वो किया जाता है, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पर मदरहुड पे गैप जो है वो देखने को मिलता है, लोअर वेजेस जो है मदर को दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मदर। तो ये चीज़ है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। ऐसा आ सकता है ना कि भाई डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट स्टिल वी सी दी जेंडर गैप इन टूडेज वर्ल्ड, तो कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको आ सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए हैं, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट लाए हैं, मनरेगा ने काफ़ी हेल्प किया है, गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है उसको अमेंड किया है। तो गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स यहाँ पर लिए हैं, लेकिन आपको इससे पूरा आंसर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सीधा सर्च करके आपको आंसर ढांचा जो है वो बना लेना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको कहा था कि भाई महिलाएं, वुमेन की जो समस्याएं हैं उसके अलग अलग पार्ट्स बनाओ, उसमें जेंडर गैप जो है वो भी देखने को मिलता है। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पर आर्मेनिया, अज़रबैजान, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, ये आप देख लीजिए, पूरा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर फ्लड्स की अगर हम बात करें तो फ्लड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अभी भी पूछा गया। देन उसके यहाँ पर जो है व्हाट नंबर्स डोंट टेल, तो बेसिकली यहाँ पर प्रिजनर्स रिफॉर्म के बारे में क्वेश्चन है। प्रिजनर्स रिफॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रिजनर्स रिफॉर्म हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है प्रिजनर रिफॉर्म के बारे में। तो प्रिजनर रिफॉर्म के बारे में आपको आना चाहिए, बेसिकली मेंटल हेल्थ से जूझते हैं। ठीक है, तो प्रिजन के लिए, प्रिजनर्स के लिए क्या रिफॉर्म लाए जाने चाहिए, सीधा आप सर्च करो और उसका आंसर बनाओ अभी के अभी। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ अभी के अभी बना के रखो आपके नोट्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, राइस को बैन किया गया एक्सपोर्ट को। ठीक है, क्यों किया गया है, इंडिया में उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई है। उसके कई सारे फैक्टर है, 2018-19 में एथेनॉल सप्लाई ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एफसीआई, मतलब बेसिकली क्या होता है, जो ज़्यादातर मतलब सरप्लस अनाज होता है वो किसके पास स्टोर होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई के पास। बराबर है, देन एफसीआई जो है वो पीडीएस सिस्टम के थ्रू यहाँ पर देती है। अभी आया था ना इस बार पीडीएस सिस्टम के चैलेंजेस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसलिए हर एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। तो एफसीआई के पास रहता है, एफसीआई जो है वो यहाँ पर क्या करता है, देन पीडीएस के थ्रू बांटता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो एफसीआई के पास सरप्लस राइस है उसे आप दे सकते हो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। एथेनॉल प्रोडक्शन अगर होगा तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी जो है ऑयल पर वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो हम यूज़ कर सकेंगे, इको फ्रेंडली भी रहेगा और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए उसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सरप्लस अनाज वहाँ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो राइस है उसकी कमतरता हो रही है, सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफ़ी हाई चल रहा है, मतलब अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो 2 to 6% का इन्फ्लेशन रेट है वो 7% से ऊपर चल रहा है। इसको कंट्रोल में लाने के लिए सप्लाई जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सप्लाई इंक्रीज़ अनसन नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपर प्रोडक्शन होता है तो ही सप्लाई बढ़ सकता है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं भाई, जो यहाँ पर बाहर जा रहा है माल उसको रोक दो। बाहर जो माल जा रहा है उसको रोक देंगे तो अपने आप यहाँ पर सप्लाई जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट जो है उसको यहाँ पर बैन किया गया है। तो अब यहाँ पर जो एक्सपोर्ट को बैन किया गया है इसकी वजह से दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ठीक है, हमारे यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे यहाँ पर प्राइजेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ना, राइस का। तो उससे क्या होगा, आप समझ लीजिए कि आप रशिया में बैठे हो, आप इंडिया के राइस पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, आप हर साल मंगाते रहते हो इंडिया से राइस, लेकिन समझ लीजिए अब इंडिया ने बैन कर दिया राइस, तो अब आपके तो खाने के वांदे हो गए ना। आप अब दूसरा सोचोगे, आप सोचोगे यार इंडिया रिलायबल नहीं है, दूसरी तरफ जाता हूँ, दूसरी तरफ से खाता हूँ। तो अब आपने वही पकड़ लिया, वही पकड़ के रखोगे, आप बोलोगे इंडिया पे कोई भरोसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें कौन सी पता रहनी चाहिए, इथेनॉल। इथेनॉल ये एग्री बेस्ड प्रोडक्ट है, मेनली प्रोड्यूस होता है मोलासिस से, शुगर इंडस्ट्री। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो राइस है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इथेनॉल के बारे में आपको पता रहना चाहिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पता रहना चाहिए, डिटेल में आप पढ़ लो यूपीएससी डाल के आगे। जो टॉपिक है उसके आगे यूपीएससी डालोगे ना, आपको आर्टिकल्स अच्छे मिल जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो बैन है एक्सपोर्ट ऑफ राइस, ये हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि भाई यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लिस्ट है उसमें ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि भाई लिस्ट जो है शेड्यूल लिस्ट उसको यहाँ पर फिर से अपडेट किया गया है ना। यहाँ पर हमने देखा है कि भाई हैती जो है उनको यहाँ पर ऐड किया गया है, हत्ती ट्राइब, है ना, एससी में, एसटी में। तो अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यहाँ पर आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर यूनियन टेरिटरीज जो है वो यहाँ पर सजेस्ट करती है गवर्नमेंट को, कंसर्न गवर्नमेंट को, कि देखो ऐसा ऐसा जो है वो किया जा सकता है, हमें इसको इंक्लूड करना है, इस लिस्ट में हमें एक्सक्लूड करना है। फाइनल जो है फाइनल यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 341 342। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं, लेकिन जो बिल है, बिल यहाँ पर अमेंड किसको करता है, बिल अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 एंड यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950, इसको यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ता है। इसकी वजह से बिल पास करना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगहों पर। दोनों जगह पास हो गया देन प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देते हैं, फाइनल प्रेसिडेंट के एसेंट देने के बाद वहाँ पर वो लिस्ट में ऐड सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल प्रोसेस अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है वो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि बोले कि भाई ये लिस्ट में ऐड करना है, ये लिस्ट में सब्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देखेंगे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर प्रपोज जो है सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, आरजीआई को। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर अप्रूव अगर करता है तो वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो उसको भेजा जाएगा, है ना। 338 याद कीजिए। देन उसके यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको भेजा जाएगा। देन उसके यहाँ पर फाइनल अप्रूवल जो है वो कैबिनेट की तरफ से आएगा एंड देन ये प्रोसेस जो है बिल इंट्रोड्यूस करना एंड देन बिल पास करना, ये सारी प्रोसेस जो है वो की जाएगी। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या देखा जाता है इसमें, एथनोलॉजिकल ट्रेड देखे जाते हैं, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर देखा जाता है, ये सारी बैकवर्डनेस ये सब देखा जाता है। ठीक है, कितने शेड्यूल ट्राइब है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने शेड्यूल ट्राइब, तो ये चीज़ आपको इस आर्टिकल से सीखने को मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अगेन जो मैंने आपको कहा भाई इंसर्जेंसी, है ना, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंटरनल सिक्योरिटी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा कोर्स एम अकेडमी पर सभी कोर्सेस अवेलेबल है, आप सभी कोर्सेस अच्छी तरीके से देख सकते हो। सीबीआई कई बार न्यूज़ में चल रहा है वो हमने देखा हुआ है, देन यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर बेसिकली स्टबल बर्निंग के बारे में देखनी है। स्टबल बर्निंग यहाँ पर कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है स्टबल बर्निंग के बारे में, तो ये मेंस प्रीलिम दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है स्टबल बर्निंग। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं, अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिले हैं ताइवान में एंड टाइफून जो है ननमाडोल। तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है, जोग्राफी पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई अर्थक्वेक आता कैसे है, उसके पीछे का मैकेनिज्म एंड अर्थक्वेक के मिटिगेटिंग मेजर्स, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है ना। देन उसका यहाँ पर सेम गोज फॉर टाइफून या फिर अलग अलग जो नाम दिए जाते हैं साइक्लोन को अलग अलग रीजन में, वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन से कैसे लड़ा जा सकता है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मतलब इसके मैकेनिज्म प्लस मिटिगेटिंग मेजर्स, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा एनालिसिस आज के पेपर का। तो वीडियो पसंद आता हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।